हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में स्टडी करना है। ये केमिस्ट्री का पार्ट 2 है। केमिस्ट्री के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 2 है। क्लियर। इस पार्ट में हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में स्टडी करना था। इससे पहले हमने क्या क्या स्टडी कर लिया, एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमने सबसे पहले केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में समझा था। केमिकल रिएक्शन के बारे में समझा था हमने, उनकी फिजिकल केमिकल चेंजेस समझे थे। क्लियर। केमिकल रिएक्शन में होता क्या क्या है ये समझा था हमने, जिसमें से इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट के बारे में हमने समझा था। केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन को समझा था। रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, ये सब समझा था हमने। इवोल्यूशन ऑफ गैस के कुछ एग्जाम्पल, कलर के चेंज के एग्जाम्पल, चेंज इन स्टेट्स ऑफ अ सब्सटेंस के एग्जाम्पल समझे थे। चेंज इन टेम्परेचर के एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक भी समझा था हमने। चेंज इन फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, केमिकल इक्वेशन के बारे में समझा था हमने। क्लियर। टाइप्स के बारे में समझा था, केमिकल इक्वेशंस के टाइप्स, बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके, तो अब हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन का एक मैंने बताया था कि एक ट्रिक हमें देखनी थी कि इस मेथड से भी हम कर सकते हैं। देखिए, ये आपको ये इक्वेशन दी गई है, ये बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है। इससे सबसे पहले आप एक कोई एटम देख लीजिए जो बैलेंस्ड ना हो। अगर एक कोई एटम अनबैलेंस्ड रहा तो वो रिएक्शन अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। क्लियर। जैसे देखिए कैल्शियम है, देखिए कैल्शियम 3, इट मीन्स अनबैलेंस्ड है, क्योंकि कैल्शियम का आपके जो मोल्स हैं या फिर कहा जाए एटम्स हैं, एटम्स अनबैलेंस्ड है। क्लियर। ओके, तो आप बैलेंस करना पड़ेगा। इसको आप ए मान लीजिए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। क्लियर। कोई भी इक्वेशन दी गई हो उसको ए बी सी डी के फॉर्म में लिख लीजिए। ठीक है। अब देखिए, अगर मैं कहूँ इसमें एटम्स कितने हैं, एक चार्ट बना लीजिए। जैसे मानिए आपके सी ए कैल्शियम एटम है। कैल्शियम एटम की इक्वेशन लिखिए। कैल्शियम 1 है यहाँ पे, और कहीं कैल्शियम है नहीं, यहाँ पे कहीं कैल्शियम नहीं है। इट मीन्स कैल्शियम 1 है और 1 इंटू ए होगा, क्योंकि 1 है ये, तो 1 इंटू ए का मतलब ए। क्लियर। ओके। अब देखिए यहाँ पे कैल्शियम 3 है, ये एरो है, एरो डिटरमाइन द इक्वल साइन। क्लियर हो गया, क्योंकि हमें इक्वल करना है ना, इक्वेशन बनाना है। क्लियर। देखिए यहाँ पे कैल्शियम 3 है और 3 के आगे सी है, इट मीन 3C, 3 इंटू सी, इट मीन 3C। क्लियर हो गया। आगे समझ में। देखिए यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है तो हम कार्बन लिख लेते हैं। अब कार्बन भी 1 है तो 1A, मतलब A इज इक्वल टू, यहाँ कार्बन देखिए, यहाँ पे कोई कार्बन नहीं है, यहाँ पे कार्बन कोई नहीं है, यहाँ कार्बन है कि नहीं। इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये भी 1 होगा, 1 इंटू डी, इट मीन्स डी। क्लियर हो गया। अब ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन 3 है और 3 इंटू ए, 3A। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए, यहाँ पे एक और ऑक्सीजन है, एक और ऑक्सीजन है, इट मीन्स इक्वल का साइन नहीं आएगा, तो 4 इंटू बी तो प्लस 4B। इक्वल के साइड मतलब एरो के साइड जो भी ऑक्सीजन हो या कोई और भी एलिमेंट हो, अगर अलग अलग भी हैं तो उन्हें प्लस साइन से डिनोट कर सकते हो, क्योंकि आपके बीच में प्लस लगा हुआ है। क्लियर हो गया। इक्वल। अब यहाँ पे देखिए आप ऑक्सीजन PO4 का होल ट्वाइस है, इट मीन्स 4 इंटू 2 है, 4 इंटू 2 है तो इट मीन्स 8 है, और 8 इंटू सी, 8 इंटू सी मतलब C8। क्लियर हो गया, 8C। क्लियर हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए 3 इंटू डी, 3D प्लस 3D। अच्छा, फॉस्फोरस और हाइड्रोजन भी रह गया है अभी। हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन 3 इंटू बी, 3B। यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए 2 इंटू डी, 2D। क्लियर। फॉस्फोरस देखिए आप, फॉस्फोरस यहाँ पे 1 इंटू बी, यहाँ पे फॉस्फोरस देखिए PO4 का होल ट्वाइस, इसमें 2P हो गए, 2P इंटू सी, 2C।
क्लियर, ये इक्वेशंस बन चुकी हैं। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, इसको थर्ड मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए, इसको 5 मान लीजिए। जैसे लिखिए, देखिए मानिए लेट c इज इक्वल टू 1। अगर हम c को 1 मानते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन, इन इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका, a इंटू 3 इंटू 1, इट मीन्स 3। तो a कितना हो गया 3, और c को हमने 1 माना था। अब देखिए इक्वेशन सेकंड में क्या दिया हुआ है आपका, a इज इक्वल टू डी, मतलब इट मीन्स a इज इक्वल टू डी है, a 3 है तो d इज इक्वल टू 3 हो गया। ओके, अब बचा हुआ है आपका b। देखिए b वाली इक्वेशन ये है कि नहीं। देखिए इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5 सॉरी, b इज इक्वल टू 2c है, तो b इज इक्वल टू c क्या है 1, इट मीन 2 इंटू 1, इट मीन b इज इक्वल टू 2। क्लियर। अब देखिए a इज इक्वल टू 3 1, c इज इक्वल टू 1, 3 इंटू b इज इक्वल टू 2। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे क्या वैल्यू थी, यहाँ पे वैल्यू थी आपकी a इज इक्वल टू 3, सॉरी a इज इक्वल टू 3। देखिए b इज इक्वल टू 2 है तो यहाँ पे 2 आएगा, b इज इक्वल टू 2। यहाँ पे देखिए c इज इक्वल टू 1 है तो c इज इक्वल टू 1 आएगा। क्लियर। d इज इक्वल टू 3 है तो d इज इक्वल टू आपका d इज इक्वल टू 3 आएगी। आपकी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। इक्वेशन देखिए आप, 3CaCO3 2S3PO4 Ca3PO4 का होल ट्वाइस H2CO3 हो गई बैलेंस्ड। अगर आप इस फॉर्म से भी करना चाहें तो इस फॉर्म से भी कर सकते हैं। ये फॉर्म थोड़ा सा टिपिकल है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आप इस फॉर्म से करने की, तो ईजिली आपको समझ में आने लगेगा कि रिएक्शन को करना क्या है। जब आपकी रिएक्शन नहीं हो, अगर पॉसिबल नहीं हो पाए रिएक्शन, तो आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। आपके पास एक चॉइस मेथड रहेगा कि आपके पास कि करना क्या है। क्लियर हो गया। ओके, अब आगे चलते हैं। अब हमें करना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स अगर देखूं तो टाइप्स कौन कौन से होते हैं, मैं इधर पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। सबसे फर्स्टली आपका 1 सेकेंड, सबसे फर्स्टली होता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट। दो रिएक्टेंट जैसे मानो A प्लस B है, ये आपस में एक सिंगल प्रोडक्ट दें AB। क्लियर हो गया। तो दो रिएक्टेंट से एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो, उन रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, प्रोडक्ट एक बन रहा है लेकिन रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कितने किए 2। तो रिएक्टेंट कितने पार्टिसिपेट कर देंगे, रिएक्टेंट 2 और मोर देन 2 भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट 1। क्लियर हो गया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। ओके। अच्छा, जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल की जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जो रिएक्शन है उसी की थ्योरेटिकल पार्ट ये लिखा हुआ है आपका। क्लियर हो गया। ये लिखा हुआ है आपका, इसी रिएक्शन का थ्योरेटिकल पार्ट है। इजी है बेटा। ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अगर कोई भी चीज़, कोई किसी भी टॉपिक में आपको डाउट हो तो आप कमेंट पे बता सकते हैं मुझे। क्लियर। कमेंट में आप बता सकते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कहते हैं
आपका ब्रेकिंग, डिकम्पोजिशन मतलब इट मीन ब्रेकिंग, डिकम्पोज होना, टूटना, ब्रेकिंग। क्लियर हो गया, ब्रेकिंग भी कह सकते हैं। अच्छा, तो क्या होगा आपका, एक रिएक्टेंट, जैसे मानो रिएक्टेंट ए बी है, तो वो क्या करेगा, ए प्लस बी में दो प्रोडक्ट में टूट जाएगा। इट मीन रिएक्टेंट, वन रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू टू प्रोडक्ट्स या डिकम्पोज इनटू टू प्रोडक्ट। रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड डिकम्पोज इनटू टू कंपाउंड्स, टू और मोर कंपाउंड्स और एलिमेंट, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे मानिए मैं एक एग्जांपल भी बताता हूँ आपको। अच्छा, आप 2 पॉइंट याद रखिएगा। कार्बोनेट हीट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड देता है, में ब्रेक हो जाता है। क्लियर हो गया, और हाफ O2 दे देता है। क्लियर। नाइट्रेट एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नेशेंट ऑक्सीजन में टूट जाता है। इस हाफ O2 का मतलब O ही है। क्लियर हो गया, क्योंकि देखिए O2 का आधा इट मीन्स O, ऑब्वियसली। क्लियर। जैसे देखिए कैल्शियम कार्बन, एक एग्जांपल भी देख लीजिए इसका। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, को हीट करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट, मैंने बताया कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड आपकी रिलीज होगी। क्लियर। अब बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए इससे एक ऑक्सीजन बचा और ये कैल्शियम, तो कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, क्लियर हो गया। अच्छा, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसके भी टाइप्स हैं, जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, थर्मल मीन्स हीट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होना, मतलब हीट देके डिकम्पोजिशन होना। अभी मैंने बताया कि NO3 नाइट्रेट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में टूटता है। जैसे यहाँ पे रिएक्शन लिखी हुई है सॉरी, देखिए ये लिखी हुई है आपकी रिएक्शन। देखिए ये नाइट्रेट है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगी। क्लियर हो गया, आगे समझ में बेटा। देखिए अगर हम कहें PB है, PB NO3 है, NO3 का होल ट्वाइस है, PB NO3 का होल ट्वाइस है। क्लियर। देखिए मानिए PB NO3, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, ठीक है। इसको अगर मैं ब्रेक करूंगा, हीट करूंगा, तो यहाँ से नाइट्रोजन गैस, यहाँ से नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। इट मीन्स नाइट्रोजन गैस आपकी निकल जाएगी, NO2 निकल जाएंगे। क्लियर। ओके बेटा। अच्छा देखिए, अगर नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी तो अब बचा क्या, ऑक्सीजन। इट मीन्स PbO बचा, अब सिंगल ऑक्सीजन का PbO, क्योंकि PB की वैलेंसी लेड की +2 होती है, तो -2 एक ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और PbO बनाएगा। क्लियर। अब एक नेशेंट ऑक्सीजन क्या करेगा, इस कारण से 2 PbO लेते हैं, 2 PbO लेंगे तो यहाँ पे NO3 भी आपके 4 हो जाएंगे, तो 4 नाइट्रोजन गैस निकलेगी और यहाँ से 2 ऑक्सीजन बाहर निकल जाएंगी। देखिए एक बार फिर से समझते हैं। देखिए आपका NO3 है, इट मीन्स इससे दो ऑक्सीजन निकल जाएंगे, ये लिख दिया मैंने 2O2। ठीक है, यहाँ से जो 2 ऑक्सीजन और बचेंगे, क्योंकि 4 NO2 होंगे ना, NO3 का होल ट्वाइस है। देखिए बेटा PbNO3 का होल ट्वाइस। क्लियर। उसके भी आगे 2 लगा हुआ है, इट मीन्स NO3 कितने हैं, 4 है ना। तो बेटा 2 ऑक्सीजन आपके ऑक्सीजन गैस निकाल देंगे और 2 ऑक्सीजन आपके इससे पार्टिसिपेट करके PbO बना देंगे। क्लियर। और NO2 यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है। अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो इस रिएक्शन को मैं शॉर्ट्स के यूट्यूब शॉर्ट्स में भी समझा सकता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। क्लियर। नेक्स्ट एक डिकम्पोजिशन होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का मीन्स इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन करना। ये भी आपका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, CBSE में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि वाटर का इलेक्ट्रिसिटी से रिएक्शन करें, मतलब इट मीन्स वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में ब्रेक हो जाती है। ऑब्वियसली है बेटा, जब हम वाटर को डिकम्पोज करते हैं, इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो वो आयंस में टूट जाती है और आयंस में टूटने के बाद हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन करती है।
क्लियर हो गया। इस तरीके की डिकम्पोजिशन को इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहेंगे। फोटोलिसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बेटा फोटोलिसिस मीन्स होता है सनलाइट HV की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हो, सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हो। ये भी एग्जाम्पल आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि सिल्वर क्लोराइड की रिएक्शन जब सनलाइट के प्रेजेंस में होती है तो आपकी जो क्लोरीन गैस है, देखिए आपकी AgCl की रिएक्शन HV से होती है तो आपकी क्लोरीन गैस निकल जाती, इट मीन्स 2 क्लोरीन होनी चाहिए तो क्लोरीन गैस आपकी निकल जाती और सिल्वर आपकी अलग हो जाती है। क्लियर हो गया। इसलिए सिल्वर क्लोराइड को आपका सनलाइट के प्रेजेंस में नहीं होने देती क्योंकि सिल्वर अलग होकर क्लोरीन गैस निकल जाती है। तो सिल्वर क्लोराइड सॉल्ट आपकी डिकम्पोज हो जाएगी। क्लियर हो गया इन सिल्वर और क्लोरीन। ओके बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझते हैं। देखिए एक सॉरी, फोटोग्राफिक पेपर has coated a silver chloride which turns into gray when exposed to sunlight। फोटोग्राफिक पेपर आता है एक आपका, वो सिल्वर क्लोराइड का बना रहता है, वो लेयर होती है उस पर सिल्वर क्लोराइड की, वो ग्रे हो जाती है क्योंकि क्या होता है जब आपका सिल्वर ग्रे कलर का होता है, इट मीन्स अगर जो सॉल्ट है आपकी सिल्वर क्लोराइड अगर ग्रे कलर की हो रही है इट मीन्स उसमें डिकम्पोजिशन हो रहा है। अब वो सॉल्ट डिकम्पोज हो रही है, खराब हो रही है, टूट रही है क्योंकि क्लोरीन गैस उससे निकल रही है। इजीली समझ में आ गया बेटा। तो वो क्या हो जाता है आपका ग्रे हो जाता है एक्सपोज टू सनलाइट। इट हैपन विद सिल्वर क्लोराइड इज कलरलेस एंड सिल्वर इज ग्रे मेटल। क्लियर हो गया क्योंकि सिल्वर क्लोराइड कलरलेस होता है लेकिन कलरलेस सॉल्ट है, लेकिन सिल्वर जो होती है ग्रे कलर की होती है। तो सनलाइट के प्रेजेंस में उस सिल्वर क्लोराइड से सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस अलग हो जाती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझते हैं बेटा। डिस्प्लेसमेंट मीन इट मीन्स रिप्लेसमेंट, मतलब मॉलिक्यूल्स में एटम्स का रिप्लेसमेंट। देखिए इन अ केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। डिस्प्लेस करना एक मोर रिएक्टिव, कोई अगर आप समझिएगा बेटा, जैसे कोई रिएक्टिव है, कोई रिएक्टिव इट मीन्स जैसे मानिए एक टीचर है। अब टीचर अगर अब आपकी एक क्लास है जिसमें से 2 बच्चे हैं, अगर टीचर होगा तो इट मीन्स इस बच्चे को इधर शिफ्ट, इस बच्चे को इधर शिफ्ट कर सकता है क्योंकि टीचर रिएक्टिव है, उसकी बात सुननी पड़ेगी। क्लियर हो गया। आया समझ में, वो डिस्प्लेस कर सकता है। यहाँ पे एटम्स की बात करी गई है, जैसे मानिए AB है एक मॉलिक्यूल प्लस CD है एक मॉलिक्यूल, आपस में एक रिएक्शन करा रहे हैं। जैसे मानिए B लेस रिएक्टिव है, इट मीन्स हाई रिएक्टिव वाला मॉलिक्यूल का एटम उसको डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या बना देगा AC प्लस BD। क्लियर हो गया। देखिए एक एग्जांपल अभी समझते हैं। देखिए Zn है HCl में, Zn की रिएक्शन HCl से हो तो ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। कैसे बनती है देखिए समझते हैं हम। जैसे मानिए Zn है, Zn की रिएक्शन HCl से हो रही है, HCl को ऐसे लिख सकते हैं तो ZnCl2 बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस। देखिए Zn की बैलेंसी +2, क्लोरीन की -1, इट मीन्स +2 को -2 होना चाहिए, इट मीन्स 2 होंगे। क्लियर हो गया। तो अब हो जाएंगे 2 क्लोरीन और 2 Zn, तो ये आपका -1 से -2 हो जाएगा, तो Zn2 +2 और -2 इट मीन 2 क्लोरीन 1 Zn, ZnCl2 बना। अब 2 हाइड्रोजन क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस बनाएंगे इजिली। क्लियर हो जाएगा। अब डबल डिस्प्लेसमेंट इट मीन्स अगर आपका कहा जाए एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहे हो। क्लियर हो गया। आपका जो रिप्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट भी कह सकता हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट या रिप्लेसमेंट 2 टाइम्स हो। क्लियर हो गया। जैसे मानिए एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, बेरियम क्लोराइड BaCl2 की रिएक्शन Na2SO4 से होती है, सोडियम सल्फेट से होती है। देखिए B1+2 होता है, एक क्लोरीन -1 होता है तो 2 क्लोरीन आपके -2 हो जाएंगे। सोडियम, एक सोडियम +1 होता है, 2 सोडियम +2 हो जाएंगे। सल्फेट -2 होता है, BaSO4 के साथ रिएक्शन कर लेगा। क्लियर हो गया। BaSO4 के साथ रिएक्शन कर लेगा, NaCl के साथ रिएक्शन कर लेगा। क्लियर, माइनस प्लस माइनस इट मीन्स क्या बनाएगा BaSO4। देखिए 2Na 2Cl 2NaCl।
क्लियर हो गया। ये BaSO4 बनता है तो वाइट कलर का फॉर्मेशन होता है। वाइट PPT बनती है। क्लियर हो गया। देखिए रिएक्शन में लिखा भी हुआ है आपका, ये लिखा हुआ है। एक रिएक्शन और भी कह सकते हैं, जब बेस एसिड से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट का फॉर्मेशन और वाटर रिलीज करता है। तो हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है ना, इस वजह से मैंने नोट भी लिखा हुआ है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ज़्यादातर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल से मानिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है, अगर HCl से रिएक्शन कराते हैं तो वो NaCl प्लस H2O बनाता है। कैसे, देखिए भाई, Na की +1, OH की -1, H की +1, Cl की -1, इट मीन प्लस से माइनस जोड़ेगा और जी प्लस से में माइनस जोड़ेगा तो HOH वाटर बनाएंगे, NaCl बनाएंगे। क्लियर हो गया। एक और रिएक्शन है आपकी प्रेसिपिटेट रिएक्शन। प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्या होती है? PPT का फॉर्मेशन करना। जैसे AgNO3 के साथ KCl मिलाते हैं तो AgCl बनता है प्लस KNO3 बनता है। देखिए समझिए, AgNO3 की रिएक्शन किससे होती है? आपकी KCl से होती है। तो AgCl बनता है जो कि सॉलिड होता है, सॉलिड सॉल्ट है, प्लस KNO3 है। क्लियर। Ag की वैलेंसी होती है आपकी +1, NO3 की होती है -1, K की होती है आपकी +1, Cl की होती है -1। इट मीन्स प्लस वाला किससे जुड़ेगा? माइनस से, और माइनस वाला किससे जुड़ेगा? प्लस से। तो KNO3 बनेगा और AgCl बनेगा। क्लियर हो गया। ये वाइट होता है, PPT के रूप में नीचे बैठ जाता है, प्रेसिपिटेट के रूप में घुलता नहीं है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन समझते हैं, अभी समझा हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, यहाँ समझ लिया तो फिर से समझने की ज़रूरत नहीं है। सॉल्ट फॉर्मेशन जो करती हैं रिएक्शन उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि न्यूट्रल प्रोडक्ट मिलता है हमें। क्लियर। ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है? देखिए बेटा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को ईजिली समझना हो तो आप ऐसे समझ सकते हैं। ऑक्सीडेशन को मान लो ऑयल और रिडक्शन को मान लो रिज। क्लियर हो गया। O मीन्स ऑक्सीडेशन, I मीन्स इज, L मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सॉरी, अच्छे से बनाते हैं थोड़ा सा, इस चीज में समझ में आएगा। जैसे देखिए, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन को मानिए ऑयल, रिडक्शन को मानिए रिच। O means oxidation, I means is, L means loss of electron, R means reduction, I means is, G means gain of electron। क्लियर हो गया। जो ऑक्सीडेशन करते हैं वो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन, जो रिडक्शन करते हैं वो गेन करते हैं। अगर हम एजेंट की बात करें तो एजेंट उल्टे होते हैं, जो ऑक्सीडेशन करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जो रिडक्शन करता है वो कैसे एजेंट होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर हो गया। ठीक है। और सिंपली कहें तो ऑक्सीडेशन को क्या कहते हैं? एडिशन ऑफ O2, रिमूवल ऑफ H2, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन को क्या कहेंगे? एडिशन ऑफ H2
और रिमूवल ऑफ O2। क्लियर हो गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन। आगे समझ में, ऑक्सीडेशन को क्या कहते हैं, जो ऑक्सीजन लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है आपका, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन का निकलना होता है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन एजेंट आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन जो करता है उन एजेंट को रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। रिडक्शन जो करता है उनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। रिडक्शन क्या है, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर हो गया, इतनी चीज समझ में आ गई। इसमें यही लिखा हुआ है आपका। क्लियर। अच्छा, इनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए, रिड माने रिडक्शन, ऑक्स माने ऑक्सीडेशन, तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन करते हैं उन रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्लियर हो गया। जैसे मानिए, देखिए CuO है, पहले कॉपर था, कॉपर से ऑक्सीजन हटा दिया तो Cu बचा, इट मीन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो इट मीन क्या कर रहा होगा, रिडक्शन, ऑक्सीजन का निकलना, इट मीन रिडक्शन। क्लियर हो गया। अब देखिए, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल गया, ये ऑक्सीजन निकला और यहाँ जुड़ा इधर, तो वाटर बना, इट मीन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीडेशन। क्लियर हो गया। अच्छा, CuO रिडक्शन कर रहा था, तो उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। और हाइड्रोजन आपका क्या कर रहा था, ऑक्सीडेशन कर रहा था, तो उसको क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर हो गया। अच्छा, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है आपकी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब हीट का निकलना, हीट रिलीज्ड। देखिए, एक्सो मीन्स रिलीज्ड, एक्सो मतलब होता है निकलना, वो भी हीट, थर्मिक माने हीट का निकलना। एंडोथर्मिक, एंडो मीन्स गेन, थर्मिक मीन्स हीट, मतलब हीट का गेन होना। क्लियर हो गया। इसकी एग्जांपल कहा जाए, आपका एक्सोथर्मिक की रिएक्शन फोटोकेमिकल रिएक्शन या फिर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कह सकते हैं। क्लियर हो गया। ग्लूकोज का ब्रेक होना सॉरी, आपकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ATP का फॉर्मेशन करना। क्लियर हो गया। डिकम्पोजिशन, रेस्पिरेशन रिएक्शन होती है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन ही ये होती है रेस्पिरेशन रिएक्शन। क्लियर हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाता है। ठीक है। अच्छा, ये भी है, कैल्शियम ऑक्साइड आपकी वाटर में मिक्स होकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है प्लस हीट बनाता है। क्लियर। क्विकलाइम को क्या कहते हैं, हिंदी में चूना कहते हैं। चूने में पानी मिलाने पे चूना गर्म हो जाता है, इट मीन्स हीट निकल रही होती है आपकी, तो वो कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर हो गया। ये रिएक्शन अभी मैं फर्स्ट पार्ट में आपको रिएक्शन समझाई भी थी, ये रिएक्शन हुई कैसे थी, तो आप जाके फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं इसका, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट जाके देखें, ये रिएक्शन आपको मिलेगी उस पर। क्लियर। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक मीन्स हीट का गेन होना, मतलब हीट का गेन होना। जैसे मानिए कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देंगे तब वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा बेटा, ऑब्वियसली बात है। ओके बेटा, देखिए अब हमें पढ़ना है ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरी डे लाइफ, जिसमें हमें कोरिजन और रेंसिडिटी के बारे में पढ़ना है। कोरिजन क्या होता है बेटा, किसी भी मेटल का गलना, मेटल का डिकम्पोजिशन होना। अब मेटल डिकम्पोजिशन कैसे करती है, जब वो ऑक्सीडेशन करती है, तब जब वो ऑक्सीडेशन करती है और ऑक्सीडेशन करती है। जैसे मानिए रस्टिंग मतलब रस्टिंग किसका पार्ट है आपका, कोरिजन का पार्ट है रस्टिंग। रस्ट कब लगती है, जब आयरन की रिएक्शन ऑक्सीजन से और मॉइस्ट सरफेस से होती है। देखिए मानिए, देखिए आपका आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके साथ में मॉइस्चर के साथ जो आपका मॉइस्ड एयर रहती है, जिसे मॉइस्ड एयर कहते हैं, उससे रिएक्शन करके
आपकी Fe2O3 बनाता है, फेरिक ऑक्साइड बनाता है, क्लियर, साथ में वाटर बनाता है। इसको आपके इस रिएक्शन को आपको लर्न करना पड़ेगा, क्लियर हो गया। इस रिएक्शन को बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा, क्लियर हो गया। इस रिएक्शन रस्टिंग ऑफ आयरन को रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि रिडक्शन भी हो रहा है आपका और ऑक्सीडेशन भी होता है इस रिएक्शन में, क्लियर हो गया। अगर इसे प्रिवेंट करना हो, प्रिवेंट करना हो तो हम पेंट्स यूज़ करते, आयरन मटेरियल पे पेंट यूज़ करने लगते हैं, उसकी आउटर सरफेस को आप पेंट से आप पॉलिश्ड कर देते हैं, या ग्रीस लगा देते हैं। गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिससे क्या करते हैं हम रस्टिंग से बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, क्लियर। अच्छा, कॉपर अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कोरिजन में आपकी रिएक्शन है, रिएक्शन ज़रूरी याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। कॉपर की कोरिजन देखा जाए, कॉपर में कोरिजन क्या होता है, कॉपर वाटर के साथ मिलके, ऑक्सीजन मॉइस्ड एयर के साथ मिलके और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके कॉपर हाइड्रोक्साइड बना देता है, CuOH का होल ट्वाइस, क्लियर, और कॉपर कार्बोनेट बना देता है। ये दोनों ग्रीन कलर का फॉर्मेशन करते हैं, ग्रीन कलर का फॉर्मेशन करते हैं बेटा, क्लियर हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट कोरिजन वाले पार्ट में आपकी रिएक्शंस आपको आनी चाहिए, क्लियर हो गया। ये दोनों ही आपका ग्रीन कलर का फॉर्मेशन करते हैं आपका, और कॉपर को डिकम्पोज करने लगते हैं, ठीक है। सिल्वर की केस में सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन करती है, जो कि क्या है, आपकी ब्लैकिश लेयर है। देखिए लिखा हुआ है ब्लैक सिल्वर सल्फाइड की लेयर की ब्लैकिश लेयर होती Ag2S, क्लियर हो गया। जो सिल्वर के ऊपर ब्लैकिश कलर की लेयर आने लगती है ऐसे, क्लियर हो गया, और सिल्वर की चमक आपकी शाइनीनेस खोने लगती है, क्लियर। अब रेंसिडिटी क्या होता है बेटा, किसी भी चीज़ का सड़ना, उसकी टेस्ट का चेंज होना। टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ द फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल चेंजेस व्हेन दे आर लेफ्ट टू एक्सपोर्ट इन एयर। जब किसी भी फूड मटेरियल को ज़्यादा देर तक एयर के संपर्क में लाते हैं और लॉन्ग टाइम तक रखे रहने देते हैं, तो वो कैसे हो जाता है, रेंसिडिटी, उसे रेंसिडिटी कहते हैं, मतलब वो सड़ने लगता है, क्लियर। इट कॉजेज ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, क्योंकि फूड में क्या होता है आपका, फूड में फैट होता है, फैट और ऑयल आपका ऑक्सीडाइज्ड होने लगता है और फूड को आपका डिकम्पोज मतलब सड़ाने लगता है, क्लियर हो गया। मेथड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी को कैसे बता सकते हैं, बाय एंटीऑक्सीडेंट, हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिला दें, या फिर वैक्यूम पैकिंग, और उस फूड को वैक्यूम पैक कर दें, क्लियर हो गया। रिप्लेसेस एयर बाय नाइट्रोजन, अच्छा एयर जहाँ ये फूड मटेरियल रखा है उसमें एयर ना होने, एयर को रिप्लेस कर दो नाइट्रोजन गैस से, क्लियर। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी चिप्स आती हैं बाज़ार में, चिप्स के लेज़ के पैकेट आते हैं, वो नाइट्रोजन गैस से फिल होते हैं, क्लियर, कि वो ज़्यादा देर तक प्रिजर्व रहे, सड़े ना, ख़राब ना हो। अगर इस नाइट्रोजन गैस की जगह ऑक्सीजन गैस रिप्लेस कर देंगे तो वो पैकेट्स ख़राब हो जाएंगे, क्लियर हो गया। आया समझ में। आपने भी देखा होगा आप कि जो पैकेट्स हैं अगर उनकी हवा निकल जाती है, उनका नाइट्रोजन गैस उसमें जो भरी हुई होती है वो रिलीज हो जाती है, तो वो सीढ़ने लगती है। सीढ़ने क्यों लगती है, क्योंकि वो डिकम्पोजिशन फेज में आ जाती है अपने। रेफ्रिजरेटर ऑफ फूड स्टफ, किसी फूड को अगर ज़्यादा देर तक प्रिजर्व रखना है तो उसे कूल करना पड़ेगा, कि कूल करने से वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को आपका धीमा कर देता है, रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देता है, रेट ऑफ ऑक्सीडेशन को कम कर देता है, तो फूड हमारा प्रिजर्व हो सकता है इस मेथड द्वारा। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिससे फूड प्रिजर्व कर सकते हैं। इस चैप्टर का आपका एंड होता है। इस चैप्टर में आपने इस चैप्टर को 2 पार्ट में पढ़ा, पार्ट नंबर 1 क्लियर, पार्ट नंबर 2। आप ये अगर दोनों पार्ट्स देखते हैं तो आप ये चैप्टर पूरी तरीके से बेसिक प्लस एडवांस पूरी तरीके से आप सीख लेंगे, क्लियर। आपसे अलविदा लेता हूँ, ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।